मंडप में जलती पवित्र अग्नि और पंडित जी के मंत्र उच्चारण के बीच हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। पंडित जी कुछ कह रहे थे लेकिन वो सुन कहाँ रही थी। पंडित जी ने अपने शब्द दोबारा दोहराए लेकिन हिना अब भी बिल्कुल खामोश थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी उठती गिरती सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हिना बेटा, हाथ आगे करो अपना। उसकी माँ आरती जी ने बेटी के कांपते कंधे पर हाथ रखते हुए बेहद प्यार और फिक्र से कहा। मुझे ही शादी नहीं करनी। वो अचानक अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। मंडप में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान रह गया। ये क्या कह रही थी? अचानक ऐसा डिसीजन, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने, इतना निडर और बेबाक होकर। पापा ने गुस्से से भरी कहर बरसाती निगाहों से बेटी की ओर देखा। उनकी आंखों में आग उबल रही थी। मुझे ये शादी नहीं करनी मम्मी, हिना अंदर ही अंदर घुटते हुए चिल्लाई। पंडित जी ने हैरानी से पापा की ओर देखा। आप थोड़ा टाइम दे पंडित जी, हम बात करते हैं उससे। पापा पंडित जी को वहीं मंडप में छोड़ते हुए दोनों हिना के कमरे की ओर बढ़े थे। कमरे में आते ही आरती जी ने अंदर से डोर लॉक कर लिया। पापा अपनी बेटी की तरफ बढ़े। हिना घूंघट हटाए अपने बाप को हसरत और बेबसी भरी निगाहों से देख रही थी। पापा ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। हिना चकराकर जमीन पर गिर पड़ी। थप्पड़ इतना भयानक और तेज था कि हिना का सिर घूम गया था। वो पापा जिन्होंने आज तक उस पर एक उंगली तक नहीं उठाई थी, आज उन्होंने इतना सख्त थप्पड़ मारा था। आनंद जी, क्या कर रहे हैं आप? बेटी है वो हमारी, शादी है आज उसकी। आरती जी ने तड़प कर अपने पति का हाथ रोका था, जो फिर से गुस्से में आगे बढ़ रहे थे। शादी नहीं, बर्बादी करने पर तुली है ये। आज सब रिश्तेदारों के सामने हमारी इज्जत का तमाशा निकालने चली है आपकी बेटी। मैं इसे जान से मार दूंगा। वो गुस्से से फिर आगे बढ़े पर आरती जी ने रोते हुए उन्हें मुश्किल से रोका। प्लीज भगवान के लिए आनंद जी रुक जाइए, मैं समझाती हूँ इसे। आरती जी ने अपने आंसू पोंछे उन्हें रोका और पलटकर हिना को जमीन से उठाया। काश ये समझती तो आज इस तरह मंडप में हमारा सिर न झुकता। इतनी घटिया हरकत के बाद भी इसे सुकून नहीं मिला, जो आज ही हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में लगी है। वो अपना गुस्सा दबाते हुए धीमी आवाज में दहाड़ रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो पलटकर डोर की तरफ देखने लगे। मेरे वापस आने तक इसे रेडी करें। अब अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मेरी बंदूक होगी और इसका सिर होगा। वो बेरुखी और बेरहमी से बोलते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गए। हिना बुरी तरह हिचकियों से रो पड़ी। मम्मा, मैं बेकसूर हूँ। मुझे बदनाम किया जा रहा है। पापा क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो फुटेज झूठी है मम्मा। हिना अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। हिना, जो बीत गया उसे दोबारा मत दोहराओ और शादी के लिए हाँ बोल दो बेटा, वरना तुम अभी पापा के गुस्से से वाकिफ नहीं हो। तुमने हमेशा उनका एक ही प्यार भरा रूप देखा है, पर मैं जानती हूँ वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। इसलिए बेटा, जब बात इज्जत पर आए तो यहाँ बंदूकें चल जाती हैं। इज्जत से बढ़कर जिंदगी नहीं होती। इसीलिए मेरी बच्ची मान जाओ और इस शादी से इनकार मत करो। आरती जी का गला भी भर आया था। मम्मा, मुझे अभी पढ़ना है, कुछ बनना है। अभी तो कॉलेज में एडमिशन लिया था मैंने। मम्मा, मुझे डॉक्टर बनना है। मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। वो रोए जा रही थी, उसका दिल छल नहीं हो रहा था। जिंदा रहोगी तभी तो सपने पूरे करोगी ना। तुम्हारे पापा ने एक बार जो डिसीजन ले लिया वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। दरवाजे खुलने की आवाज पर आरती जी ने हिना को बिठाते हुए वापस उसका घूंघट उड़ाया। हिना ने माँ का हाथ रोते हुए सख्ती से थाम लिया था। इस बार पापा और उसके चाचा जी के साथ कमरे में दाखिल हुए थे। शादी की रस्में और फेरों का वक्त फिर से शुरू हो रहा था और इस बार हिना ने मना करने की जरा भी हिम्मत न की। पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ रस्में पूरी होने लगी। फेरे हुए, बरमाला पहनाई गई और जब धनंजय ने हिना की मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया तो वो अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे हक एक ऐसे इंसान के नाम करेगी जिसकी दहशत से पूरा इलाका कांपता था, और वो था धनंजय चौधरी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद जब घर के आदमी बाहर चले गए तो आरती जी ने बेटी को गले से लगा लिया। माँ का सीना छूते ही हिना फूट फूट कर रो पड़ी। अब हिना के अंदर एक अनजाना खौफ पैदा होने लगा था, धनंजय चौधरी का खौफ। उसने अपने पापा से भी कहा था कि वे जिससे भी मर्जी उसकी शादी कर दें वो तैयार है, लेकिन उस खूंखार धनंजय चौधरी से वो शादी नहीं करना चाहती। धनंजय पूरे इलाके में अपने खतरनाक गुस्से और बेरुखी की वजह से मशहूर था। हर कोई उससे डरता था।
ऐसे में हिना को एक ऐसे इंसान से बेहद नफरत महसूस हो रही थी जो लोगों पर सिर्फ अपना हुक्म चलाता था और उन्हें डरा धमका कर रखता था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही शख्स उसकी जिंदगी में लिख दिया गया था। वो अपने नसीब से लड़ न सकी और उसे गलती की सजा में धनंजय चौधरी उसके नसीब में आ गया। वो गलती जो उसने कभी की ही नहीं थी, पर उसके पास खुद को बेगुनाह और सच्चा साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। जब उसके अपने पापा ने ही उस पर भरोसा नहीं किया, तो कोई और क्या यकीन करता। माँ बाप के रोते बिलखते आशीर्वाद के साथ वो विदा हुई और धनंजय चौधरी के साथ उसके घर में दाखिल हुई। धनंजय का घर उसके अपने घर जितना ही बड़ा था, एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली। लेकिन कदम रखते ही हिना को वहां अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वो जानती थी अब उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी हवेली में घुट घुट कर जीनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की औरतों को बिना बचे बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। खुद को हमेशा रीति रिवाजों और बंदिशों के पर्दे में ढककर रखना पड़ता था। सख्ती तो हिना के परिवार में भी थी, लेकिन उसके पापा ने उस पर कभी कोई सख्ती नहीं की थी। वे अपनी लाडली बेटी हिना के लिए हर नियम और हर परंपरा तोड़ते चले आए थे। यही वजह थी कि उन्हें यही वजह थी कि उन्होंने उसे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने भेजा था। लेकिन ये सब अब हिना के लिए एक टूटा हुआ सपना बन चुका था। वो पढ़ना तो चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वो जानती थी अब उसे कोई आगे पढ़ने नहीं देगा। वो 19 साल की मासूम हिना इस वक्त 30 साल के धनंजय चौधरी के कमरे की सेज सजाकर बैठी हुई थी। वही धनंजय चौधरी जिससे पूरा इलाका थर थर कांपता था, आज एक ऐसी लड़की को ब्याहकर अपने घर ले आया था जिसके चरित्र पर उंगली उठी थी। लेकिन इससे पहले कि ये बात पूरे शहर में फैलती और तमाशा बनती, हिना के पापा आनंद शर्मा ने बहुत चालाकी और समझदारी से अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त निरंजन चौधरी के बेटे से शादी की बात चला दी। और निरंजन चौधरी जैसा दोस्त अगर किसी को मिल जाए तो किस्मत भी नाच करती है। उन्होंने अपने बेटे का बचपन का रिश्ता तोड़कर उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी हिना से तय कर दी। इस फैसले पर धनंजय चौधरी ने थोड़ा विरोध जरूर किया था, लेकिन अपने पिता के फैसले को वो पत्थर की लकीर मानता था। चौधरी हवेली में निरंजन जी के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह उनका अपना बेटा धनंजय ही था। वो अपने पिता की इतनी इज्जत करता था कि उनके लिए अपनी जान दे भी सकता था और किसी की ले भी सकता था। इस वक्त चौधरी हवेली में ढोल नगाड़े शहनाइयां बज रही थीं और आतिशबाजी हो रही थी। धनंजय चौधरी खानदान का इकलौता वारिस था और उसकी शादी थी। बारात भले ही सादगी से गई थी, लेकिन हवेली पहुंचते ही आतिशबाजी करना और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चौधरी परिवार की शान थी। वो दुल्हन बनी, भारी भरकम गहनों से लंदी, घूंघट निकाले मुश्किल से अपने कदम हवेली में रखते हुए आगे बढ़ रही थी। यह हवेली देखने में तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन हिना के लिए किसी जेल से कम नहीं थी। अनारकली को तो दीवारों में चुनवाया गया था, उसे तो इस बड़ी सी हवेली में जिंदा दफन करने के लिए लाया गया था। हवेली के एक बड़े से हॉल जैसे एरिया में ले जाकर उसे बिठाया गया। उसके सिर से खानदानी शॉल हटाकर उसे दादी जी के पास तखत पर बिठाया गया। परिवार की मुंह दिखाई की रस्में चल रही थीं। हर कोई आती, नई दुल्हन का घूंघट उठाकर चेहरा देखती, उसे मिठाई खिलाती और साइड हो जाती। जो भी देखता इस छोटी सी उम्र की मासूम दुल्हन के रूप और सुंदरता की तारीफ ही करता। तभी एक 21-22 साल की लड़की वैष्णवी अपनी आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ी। उदास होने के बावजूद बिना किसी मेकअप के भी उसका रूप कमाल का लग रहा था। काले रंग के खूबसूरत सूट में लिपटी वो कोई और नहीं बल्कि धनंजय चौधरी की बचपन की मंगेतर थी। वही वैष्णवी जिसकी सगाई तोड़कर किसी दूसरे परिवार की बेटी को इस हवेली की बड़ी बहू बनाकर लाया गया था, जिसे बचपन से यही सिखाया गया था कि धनंजय चौधरी ही उसकी दुनिया है। आज वो किस तरह उससे दूर हो गया था कि उसे पता तक न चला। वैष्णवी ने हिना का घूंघट जरा सा हटाकर उसका चेहरा देखा तो एक पल के लिए उदास और जख्मी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। हिना सचमुच बेहद मासूम और हसीन थी। एक बार जो उसे देख ले दोबारा देखने की चाहत जरूर करता। धनंजय चौधरी, इस सुंदरता को तो तुम्हें 7 नहीं 700 पर्दों में छुपा कर रखना पड़ेगा, वैष्णवी ने मन ही मन सोचा। हिना के मुंह में मिठाई का छोटा सा टुकड़ा डालते हुए वैष्णवी उस छोटी सी छुई मुई सी लड़की को आंखों में आंसू लिए देखकर ठिठक गई। ये लड़की आंसू क्यों बहा रही है? इसे तो धनंजय चौधरी जैसा हैंडसम और रुतबे वाला पति मिला है, इसके चेहरे पर तो खुशी की चमक होनी चाहिए, फिर ये आंसू क्यों? वैष्णवी अपनी उंगली से हिना के गाल पर ढलका आंसू पोंछने लगी। हिना ने एक नजर उठाकर उसे देखा। हिना की वे खूबसूरत कंचे जैसी
हरी भरी आंखें देखकर वैष्णवी के दिल में एक अजीब सा खिंचाव और हमदर्दी पैदा हुई। उसकी आंखें वाकई बहुत प्यारी थीं। वैष्णवी, अब हट जाओ वहां से। क्या नजर लगाओगी दुल्हन को? घर की चाची जी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वैष्णवी बिना कुछ बोले चुपचाप पीछे हट गई। थोड़ी देर के बाद हिना को धनंजय चौधरी के बड़े से बेडरूम में पहुंचा दिया गया। वो अपना भारी लहंगा संभालते हुए गोल किंग साइज बेड पर दिल थाम कर बैठ गई। तभी हवेली की एक लड़की ने उसकी रोई हुई आंखें देखी, तो उसने जल्दी से मेकअप का हल्का सा टचअप दे दिया। भाभी, आप सच में बहुत क्यूट हो यार, लेकिन प्लीज अब और मत रोना, वरना आंखों का मेकअप खराब हो जाएगा। वो ऐसे रिक्वेस्ट कर रही थी जैसे छोटी बहन हो। हिना ने टिश्यू से अपने आंसू पोंछे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बलि दी जा रही हो, और बलि देने से पहले उसे सजाया संवारा जा रहा हो। हिना के दिल में गहरा दर्द उठा। अच्छा भाभी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मैं मेड से कहकर मंगवा देती हूँ। वो लड़की मेकअप का सामान समेटते हुए जल्दी से बोली। पानी। हिना को अपने गले में कांटे चुभते हुए महसूस हो रहे थे। आवाज भी सूख चुकी थी। जी भाभी, अभी भिजवाती हूँ। आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो यहाँ वॉल पर बेल लगी है, इसे दबा दीजिएगा। मैड आ जाएगी भाभी, और इंटरकॉम भी है, आप सीधे ऑर्डर भी दे सकती हैं। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली। वैसे धनंजय भैया को ना ये सब बहुत पसंद है। अभी और भी उनकी दिलचस्प बातों से पर्दा उठेगा तो आप और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगी। बातें करते करते उसने इंटरकॉम पर मैड को पानी और जूस लाने का कह दिया था। हिना को ये बातूनी लड़की अच्छी लगी, लेकिन इस वक्त उसका दिल एक गहरे डर से भरा हुआ था। धनंजय चौधरी की कैद का डर। मैड पानी लेकर आई तो उस लड़की ने हिना की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया, जिसे हिना ने होठों से लगाकर अपने सूखे गले को तर किया। अच्छा भाभी, अब आप रेस्ट करें। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं फिर बता रही हूँ, बेल बजा दीजिएगा, ओके? वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद हिना ने एक नज़र पूरे कमरे पर दौड़ाई तो वो हैरान रह गई। वो कोई आम कमरा नहीं लग रहा था। हिना को वो किसी राजा का महल जैसा कमरा लगा। ब्लैक एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से सजा वो कमरा धनंजय चौधरी की पर्सनालिटी की ताकत और रौब को साफ बयां कर रहा था। कमरा काफ़ी बड़ा और लग्जरी था, जिसकी छत काफ़ी ऊंची और सुंदर डिजाइन वाली थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा और शानदार किंग साइज बेड था, जिस पर काले और सफ़ेद रंग की डिजाइनर चादर बिछी हुई थी और उसके आसपास सॉफ्ट पिल्लो रखे थे। एक तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, जिनसे बाहर का नज़ारा बेहद शानदार दिख रहा था। उन पर टंगे काले रंग के पर्दे कमरे के माहौल को और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। हिना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फर्श पर बेहद महंगा कारपेट बिछा था। ड्रेसिंग टेबल पर कीमती सामान सलीके से सजा था और पास ही एक रॉयल चेयर भी रखी थी। छत के बीचों बीच एक शानदार चमकता झूमर लटक रहा था, जो कमरे के कोने कोने को रोशनी से भर रहा था। कमरे की हर चीज धनंजय चौधरी के रुतबे को दर्शा रही थी। खानदान का इकलौता चिराग होने के नाते ये कमरा उसे सबसे अलग बना रहा था। हिना काफी देर तक बैठ के क्राउन से टेक लगाए चुपचाप बैठी रही। धीरे धीरे धनंजय का खौफ उसके दिमाग से थोड़ा कम हो गया। उसने सोचा, जो भी हो, पापा ने कुछ सोच समझ कर ही धनंजय से मेरी शादी की है, यकीनन वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी जैसे ही दरवाजा खुला, हिना तुरंत सीधी होकर बैठ गई और घूंघट वापस अपने चेहरे पर खींच लिया। धनंजय चौधरी ने कमरे में आते ही दरवाजा लॉक कर दिया। इस वक्त उसका दिमाग गुस्से से उबल रहा था। एक तो ये जबरदस्ती की शादी, ऊपर से वैष्णवी ने बाहर उसका दिमाग पूरी तरह घुमा दिया था। कमरे में आते ही बेड के बीचों बीच घूंघट निकाले बैठी। वो दुल्हन अब उसकी अमानत थी, धनंजय चौधरी की अमानत। धनंजय था तो बेहद हैंडसम, ऐसा कि बड़ी बड़ी हसीनाओं का हुस्न भी उसके आगे फीका पड़ जाए, लेकिन उसका कैरेक्टर तो दागदार है ना। खबरदार, जो धनंजय चौधरी की पत्नी के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। कुछ देर पहले ही वो बेहद गुस्से में वैष्णवी का गला दबाते हुए जोर से चिल्लाया था। उसकी पकड़ पर वैष्णवी को लगा था कि उसकी सांसें थम जाएंगी, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए धनंजय ने जैसे उसका गला छोड़ा, वो खांसती हुई गैलरी की दीवार से जा लगी। आगे से जुबान संभाल कर बात करना और अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो कि धनंजय चौधरी की पत्नी के बारे में सोच समझकर बोलना, समझी तुम? वो अपने माथे के बल सीधा करता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। कमरे में आकर एक पल के लिए उसके दिल में कुछ जज्बात जागे, लेकिन कुछ देर पहले वैष्णवी के कहे कड़वे शब्द उसके कानों में फिर से गूंजने लगे। वो बेड की तरफ जाने की बजाय सीधे सोफे की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी ब्लैक शेरवानी उतारकर एक तरफ रखी, अपने कुर्ते के ऊपर के दो बटन खोलते हुए एक टांग पर दूसरी टांग चढ़ाकर सोफे पर बैठ गया
और सामने बैठी अपनी दुल्हन को घूरने लगा। घूंघट हटाओ। उसका लहजा बेहद रौबीला था। एक पल को हिना का दिल सिमटकर हलक में अटक गया। उस शख्स की भारी और कड़क आवाज़ सुनकर वो अंदर ही अंदर थर थर काँपने लगी। सुनाई नहीं दे रहा? हटाओ अपना घूंघट। इस बार धनंजय चौधरी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा तो अगले ही पल हिना ने घबराकर अपना घूंघट ऊपर उठा दिया। घूंघट उठते ही एक पल के लिए धनंजय बिल्कुल सुन्न और शांत रह गया। हिना का इतना बेदाग और मासूम रूप देखकर धनंजय चौधरी की एक धड़कन मिस हो गई। उसकी पलकें झुकी हुई थीं। अगर वो अपनी गहरी हरी आंखें उठाकर देख लेती तो शायद धनंजय वहीं सुन्न हो जाता। यहाँ आओ। इस बार उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन लहजा हुक्म देने वाला ही था। हिना धीरे से उठकर उसके करीब आई जबकि उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था। जूते उतारो मेरे। धनंजय ने सिगरेट निकालकर उसे जलाया और होंठों में दबाते हुए अगला हुक्म दिया। इस बार हिना ने अपनी पलकें उठाकर उसकी ओर देखा था और उन पलकों के उठने की देर थी कि धनंजय चौधरी अपना दिल हार बैठा। उसके दिल की धड़कनें बेहद तेज हो गईं। वो सचमुच बला की खूबसूरत थी। हिना को धनंजय की आंखों में गुस्सा दिखाई दिया जिससे डरकर वो तुरंत नीचे बैठ गई और उसके पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन धनंजय ने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए। हिना बेहद मासूम थी। उसके चेहरे और आंखों में हद से ज़्यादा मासूमियत थी। तो क्या वो तस्वीरें जिन्हें वायरल होने से धनंजय चौधरी ने खुद रोका था वे झूठी थीं? उसके पैर पीछे हटाने पर हिना ने फिर से आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। यहाँ ऊपर बैठो। धनंजय ने उसे अपने पास सोफे पर बिठाया। वो डरते डरते सोफे के कोने पर टिक कर बैठ गई। धनंजय ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और उसकी ओर एक गहरी अधिकार भरी नज़रों से देखा। 19 साल की हो? पहला सवाल पूछा गया। हिना ने हाँ में सर हिलाया। अब जो भी पूछूं जुबान से जवाब देना। जी जी। उन फुटेज का क्या सीन है? सिगरेट को एस्ट्रे में मसलते हुए वो अब पूरी तरह हिना की ओर मुड़ गया। वो झूठी तस्वीरें। आधी अधूरी बात नहीं, मुझे पूरी बात A to Z शुरू से सुनाओ, धनंजय ने सख्त आवाज़ में कहा। हिना ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। पापा ने मेरे अच्छे मार्क्स आने पर मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी इसी विश की वजह से उन्होंने सबकी बात न मानकर मेरी बात मानी और मेरा एडमिशन मेडिकल में करवा दिया, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। वो शिखा। कहते कहते अचानक हिना के दिमाग में अपनी कॉलेज की फ्रेंड का ख्याल आने लगा। कौन शिखा? बोलो। धनंजय ने उसे बोलने का हौसला दिया। धनंजय की आवाज़ में थोड़ी नरमी महसूस करके हिना ने आगे बोलने की हिम्मत की। शिखा मेरी कॉलेज फ्रेंड है। उसने मेरी पिक क्लिक की थी, लेकिन उसमें सिर्फ मैं और वो थी जो उसकी बर्थडे पार्टी थी और उसने अपने मोबाइल में मेरी और अपनी फ़ोटो ली थी। मुझे नहीं पता था कि वो उन फुटेज के साथ क्या करने वाली है। उसने वो तस्वीरें मुझे किसी और लड़के के साथ। वो मैं नहीं हूँ। वो मेरी फुटेज नहीं है। वो सब झूठ है। मेरे पापा ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। हिना रोते रोते हिचकियाँ लेते हुए धनंजय से अपनी शिकायत बता गई। उन्होंने मुझे थप्पड़, बहुत तेज़ थप्पड़ भी मारा। कभी पापा ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था और आज उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मेरी पढ़ाई भी बंद करवा दी। अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊँगी। मेरी शादी करवा दी। सबने कहा था धनंजय चौधरी बहुत गुस्से वाला है, सीधा करके रख देगा मुझे। जो मैंने किया ही नहीं उसकी सज़ा धनंजय चौधरी मुझे देगा। पर मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता शिखा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैं सच कह रही हूँ। इस बार उसने धनंजय के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। धनंजय उसके नाजुक हाथों को देखते हुए होश की दुनिया में वापस आया और उसके हाथ नीचे कर दिए। ठीक है, मैं खुद पता लगा लूँगा सच और झूठ का। धनंजय अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसके पीछे हिना भी घबराकर उठ खड़ी हुई। उसने अपने होंठ भींचे। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्यों धनंजय के आगे अपने दिल का सारा दर्द उंडेल दिया। जाते जाते धनंजय ने मुड़कर एक नज़र हिना की ओर देखा। चेंज करना चाहती हो तो कर लो, वो हिना से कहकर खुद ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया। हिना ने चैन की सांस ली और सबसे पहले अपना भारी दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखा। फिर अपने गले का टाइट चौकर निकाला जिसकी वजह से उसकी गर्दन हल्की लाल हो चुकी थी। गले का भारी नौलक्खा हार भी उतारकर उसने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। एक एक करके उसने सारे गहने उतार दिए। अब उसने अपना डीप नेक वाला लहंगा देखा जो पहले तो गहनों से ढका हुआ था, लेकिन अब सारे गहने हट चुके थे। उसने लहंगे के गले को पीछे खींचकर सही करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर नीचे खिसक आया। हे भगवान, ये कैसा लहंगा है? उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, अब कितना अकवर्ड लग रहा है। वो बार बार गला ऊपर खींच रही थी पर खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। तभी ड्रेसिंग रूम का डोर खोलकर धनंजय कमरे में वापस आया।
हिना को अपने लहंगे से उलझते देखकर वो वहीं खो सा गया। इस वक्त हिना किसी जलते हुए चिराग जैसी लग रही थी, एक ऐसा रूप जो धनंजय के संयम को तोड़ने के लिए काफी था। धनंजय का दिल पिघलने लगा था। वो धीरे धीरे सामने खड़ी उस मासूम लड़की के रूप में खोने लगा था। अचानक हिना की नज़र धनंजय पर जा पड़ी तो वो वहीं थम सी गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। धनंजय की आंखों में छिपी बात को पढ़ना हिना के लिए मुश्किल नहीं था। अचानक होश में आते ही हिना ने चेयर पर रखा अपना भारी दुपट्टा उठाया और खुद को ढक लिया। उसकी पलकें फिर से कांपने लगीं। धनंजय को उसकी झिझक बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब वो उसकी पत्नी थी, सिर से पैर तक उसकी अपनी अमानत थी, तो फिर वो खुद को उससे कैसे छुपा सकती थी। धनंजय उसके करीब आया और उसकी कमर में हाथ डालकर खींचते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। हिना की सांसें अटक गईं। उसने सहमी हुई आंखों से धनंजय को देखा। उसकी आंखें फिर से भर आई थीं। उसकी नम आंखों की मिन्नत को धनंजय अच्छे से समझ रहा था, लेकिन अभी उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। वो 30 साल का नौजवान था और उसके सामने उसकी अपनी सुहागन दुल्हन सज धज कर खड़ी हुई थी, तो वो भला खुद को कैसे रोकता। उसे अपने साथ बेड पर ले आया। हिना जो उसके सहारे खड़ी थी, उसके छोड़ते ही बेड पर गिर पड़ी। उसका सिर तकिए पर गिर गया और धनंजय के दिल की धड़कनें 120 की स्पीड से दौड़ने लगीं। हिना के ऊपर झुकते हुए धनंजय ने अपनी हथेलियों के उसके दोनों तरफ टिकाया और उसका चेहरा निहारने लगा। प्लीज मेरे करीब मत आइए आप, हिना ने सहमे हुए लहजे में कांपते शब्दों में कहते हुए धनंजय के सीने पर हाथ रखकर दबाव डाला और उसे पीछे हटाना चाहा। धनंजय ने सख्ती से होंठ भींचे और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़कर सिर के ऊपर दबा दिया। मुझे अपने करीब आने से कैसे रोक सकती हो? वाइफ हो मेरी, मेरी अमानत। हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुम्हारी मुझे खुद से दूर धकेलने की। वो ठंडे सख्त लहजे में बिना पलक झपकाए गुर्राया। मुझे मुझे डर लग रहा है। हिना के आंसू बहकर आंखों के कोनों से होते हुए बिस्तर पर गिर पड़े। डरना भी चाहिए। वो उसके डीप नेक लहंगे से नजरें हटाकर पल भर में बेकाबू हो गया। उसने धीरे से उसकी ब्यूटी बोन पर अपने होंठ रखे तो हिना की सांसें सीने में ही अटक गईं। आज पहली बार किसी मर्द के स्पर्श को उसने इतने करीब से महसूस किया था। वो मर्द जो अब उसका पति था। वो वाकई सही कह रहा था। उसे ब्याहकर वो इसलिए तो नहीं लाया था कि कमरे में सजा कर रख ले। अपनी गृहस्थी तो शुरू करनी ही थी। इतना रो क्यों रही हो? इस मातम की वजह क्या है? उसे लगातार आंसू बहाते देखकर धनंजय थोड़ा ऊपर हुआ और चिढ़कर पूछने लगा। मुझसे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हिना ने बेबसी से आंसू बहाते हुए कहा। एक पल के लिए धनंजय ने उसे सख्ती से घूरा और फिर पीछे हट गया। हिना वैसे ही बेसुध लेटी रही। उसमें उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। धनंजय ने रुख मोड़कर उसके सहमे हुए वजूद पर एक नज़र डाली। वो बाकी बुरी तरह सहमी हुई थी। धनंजय ने उसे कलाई से थामकर खींचते हुए खड़ा कर दिया। क्यों मातम मना रही हो? छोड़ दिया है, तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। धनंजय ने अपने जज्बातों पर बमुश्किल काबू पाया था। उसने झुंझलाते हुए उससे कहा और खुद फिर से सिगरेट और लाइटर लेकर बालकनी की ओर बढ़ गया। हिना ने भगवान का धन्यवाद किया और तुरंत ड्रेसिंग रूम में जाकर लहंगा चेंज करना चाहा, लेकिन उसके ब्लाउज की जिप अटक गई थी। वो जितना जोर लगा रही थी वो उतनी ही अटकी जा रही थी। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद वो थक हार कर आईने के सामने खड़ी हो गई और ख़ुद को देखने लगी। काश बेटियों के नसीब उनकी तरह ही खूबसूरत होते। उसने एक हिचकी भरी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि धनंजय चौधरी के रूप में उसे एक बेहतरीन जीवन साथी मिला था, जो न सिर्फ बहुत खूबसूरत था बल्कि उसका दिल भी बेहद साफ और खूबसूरत था। पर यह बात हिना को वक्त आने पर ही पता चलती। अभी तो वो डॉक्टर न बन पाने के सदमे से ही बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो अब और ब्लाउज की जिप के साथ उलझ नहीं सकती थी, इसलिए उसे उसी हालत में छोड़कर खामोशी से बाहर आ गई। धनंजय बालकनी में चक्कर लगा रहा था। न जाने कितनी सिगरेट वो आज फूंक देने वाला था। ड्रेस चेंज क्यों नहीं की अभी तक? धनंजय के माथे पर बल आ गए थे। वो मैं ठीक हूँ, हिना बताते बताते भी सच छुपा गई। हिना जाओ और जाकर तुरंत चेंज करो। इस बार धनंजय के लहजे में सख्त हिदायत थी। हिना ने रोने जैसी सूरत बनाकर उसकी ओर देखा। वो ब्लाउज की जिप अटक गई है, खुल नहीं रही। आप प्लीज़ मैड को बुलवा देना प्लीज़। इस बार उसने सच बता ही दिया। धनंजय ने सिगरेट को एस्ट्रे में मसला और गुस्से से हिना को सर से पांव तक घूर कर देखा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? आज हमारी सुहागरात है और आज की रात दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं सबको पता है। इसके बावजूद मैं बाहर से मैड को बुलाऊं ताकि वो तुम्हारी जिप खोल सके? आज की रात जो पति करता है वो तुम किसी और से करवाना चाहती हो? आर यू मैड?
उसकी बात पर शर्म से लाल होती हिना ने नजरें झुका लीं। वो हिना के पास गया, उसका दुपट्टा हटाकर एक तरफ रखा और उसकी पीठ की तरफ आकर जिप को नीचे खिसकाने लगा। लेकिन जिप बाकी बुरी तरह फंसी हुई थी। एक बार, दो बार, बार बार वो कोशिश कर रहा था, पर वो खिसक नहीं रही थी। दूसरी तरफ हिना का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। जब धनंजय चौधरी से जिप आसानी से नहीं खुली तो उसने जोर लगाकर जिप को नीचे खींचा और उसे तोड़ दिया। एकदम से ब्लाउज ढीला होकर उसके कंधों से नीचे खिसक गया। हिना ने तुरंत आगे से उसे अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया और धड़कते दिल के साथ उसी पोजीशन में ड्रेसिंग रूम की ओर भाग गई। धनंजय उसकी बेदाग खूबसूरत पीठ को देखता रह गया और एक गहरी सांस खींची। अपने बालों में हाथ फेरते हुए सिर झटक कर वो बिस्तर पर आकर लेट गया। उधर हवेली के दूसरे गलियारे में धनंजय के गुस्से से वैष्णवी घबराई हुई अपनी गर्दन को सहलाते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने उसे जोर से अपनी ओर खींचा। वो सीधे दीवार से जा लगी और उस शख्स ने उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। आह, क्या बदतमीजी है ये! वैष्णवी उसके हाथों को अपने दोनों तरफ टिका देकर गुस्से में डांटते हुए बोली, तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तो तुम्हें मेरी तरफ आ जाना चाहिए, मेरी मोहब्बत को अपना लेना चाहिए। वो गंभीर लहजे में बोल रहा था। तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी बन गए ना, तब भी वैष्णवी तुमसे शादी नहीं करेगी, समझे तुम? वैष्णवी ने गुस्से से खुद को छुड़ाया। क्यों? अब किस महाराजा का इंतजार करोगी तुम, जो आकर तुम्हें अपनाएगा? आर्यबीन ने बेहद सख्त तंज कसा। ये सुनकर जाती हुई वैष्णवी वापस मुड़ी। कोई राजकुमार आए या ना आए, पर तुम जैसे आवारा से कभी शादी नहीं करूंगी। वो पलटकर उसके सीने पर अपनी उंगली रखते हुए एकदम कड़े अंदाज में बोली, जितना मर्जी भाग लो, तुम्हारे नसीब में ये आवारा ही लिखा है। आर्यवीर भी उसी के अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला और उसके बेहद करीब जाते उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। तभी हवेली के गलियारे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो वैष्णवी एकदम से बौखला गई। दूर हटो मुझसे! वो तुरंत उसे धक्का देती हुई वहां से भाग निकली थी, जबकि पीछे आर्यवीर किसी परछाई की तरह पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। चौधरी परिवार में निरंजन जी 2 भाई बहन थे। उनके माली रामू काका के निधन के बाद वैष्णवी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही उठाई थी। वे वैष्णवी को दिल से बहुत पसंद करते थे। इसी वजह से उन्होंने बचपन में ही उसका रिश्ता अपने बेटे धनंजय के साथ तय कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन भी अपनी पति की मौत के बाद वापस इसी घर में रहने आ गई थी। उन्हीं का बेटा था आर्यवीर, जो वैष्णवी को दिल ही दिल में बेहद प्यार करता था। लेकिन जब वैष्णवी का नाम धनंजय चौधरी के साथ जुड़ा रहा, वो चुपचाप अपना दर्द अंदर ही अंदर सहता रहा। पर अब जब वैष्णवी की सगाई टूट गई तो आर्यवीर को ये भगवान का एक चमत्कार ही लगा था। अब वो किसी भी कीमत पर वैष्णवी को खोना नहीं चाहता था और यही वजह थी कि उसके बार बार मना करने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ उसी को अपनाना चाहता था, क्योंकि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन वैष्णवी हमेशा उसकी मोहब्बत को ठुकराती आई थी, क्योंकि उसके दिल में तो बचपन से धनंजय चौधरी ही बसा हुआ था, जिसे आज किस्मत ने उससे अलग कर दिया था। उधर बेडरूम में रात को मुश्किल से ही हिना की आंख लग पाई थी। वो सोफे पर सोना चाहती थी, लेकिन धनंजय चौधरी की वार्निंग की वजह से उसे बिस्तर पर ही सोना पड़ा। कितनी ही देर तक वो यूं ही जागती रही थी। उसे बार बार यही डर सता रहा था कि कहीं धनंजय उस पर हावी न हो जाए। वो एक भारी भरकम सख्त इंसान और वो एक छोटी सी नाजुक लड़की चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। यही सोचते सोचते थकावट में उसकी आंख लग गई थी। लेकिन धनंजय चौधरी के दिल की दुनिया वो मासूम लड़की पूरी तरह हिला चुकी थी। वो एक पल के लिए भी सो नहीं पाया था। इस वक्त भी वो यूं ही छत पर लगी हल्की हल्की डिम लाइट को देखता रहा कि अचानक नींद में हिना खिसककर उसके करीब आ गई। उसने धनंजय के पेट पर अपना हाथ रखा और उसके और भी नज़दीक हो गई। धनंजय की सांसें अचानक से भारी हो गईं। ये लड़की लगातार उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। रह रहकर वो उसे आजमाइश में डाल रही थी। उसने धीरे से हिना का हाथ पीछे हटाना चाहा, पर वो नींद में और भी करीब आते हुए उसके सीने से लग गई। उसकी मासूमियत और नाजुक एहसास को महसूस करते ही धनंजय को कमरे की ठंड में भी पसीने आने लगे थे। वो किस तरह खुद को कंट्रोल कर रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। उसने बहुत आराम से उसका हाथ पीछे हटाया और करवट लेने लगा, पर हिना ने फिर से उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसमें लिपटना शुरू कर दिया।
धनंजय के दिल की धड़कन अचानक 120 की स्पीड से दौड़ने लगी थी। उसने अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछा और फिर से उसके हाथ को पीछे की ओर कर दिया। पर इस बार हिना ने नींद में अपना हाथ उसके पेट से होते हुए पेट के निचले हिस्से पर रख दिया। इस नरम टच को महसूस करते ही धनंजय के पूरे वजूद में एक बिजली का झटका लगा था। एक ही पल में उसके होश उड़ चुके थे। उसका हाथ थामे वो गहरी गहरी सांसें भरते हुए उसकी ओर मुड़ा। हिना को ठंड ज़्यादा लगती थी, इसलिए नींद में शरीर की गर्माहट ढूंढती हुई वो उसके करीब सिमट रही थी। अब की बार धनंजय चौधरी ने खुद अपनी बाहें फैलाकर हिना की कमर के चारों ओर घेरा बनाया और उसे खींचकर सीधे अपने सीने से लगा लिया। वो सीधा उसके दिल के पास आ समाई। उसे अपने गले से लगाते हुए धनंजय ने आंखें बंद कर लीं और उसके बालों में अपना मुंह छुपाकर उसके वजूद से उठती भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगा। उसकी बाहों की पकड़ और भी कसने लगी थी। धनंजय उसे पूरी तरह अपनी आगोश में समेटे हुए उसके शरीर की नाजुक रंगत को महसूस कर रहा था कि तभी हिना नींद में जरा सी कसमस आई, जैसे उसकी सांस घुटने लगी हो। धनंजय ने उसके मासूम चेहरे की तरफ देखा और बेखुद होकर उसकी कांपती पलकों पर अपने होंठ रख दिए। हिना नींद में थी, जी जान से कांप उठी। उसने नींद से जागने की कोशिश की, लेकिन भारी पलकों की वजह से उसकी आंखें खुल ही नहीं पा रही थीं। धनंजय ने जब अपने होठों की छुअन बढ़ाई तो हिना ने झटके से अपनी आंखें खोल दी, लेकिन वो धनंजय चौधरी को खुद से पीछे नहीं धकेल सकी। वो बहुत ही धीरे धीरे उस पर अपना स्पर्श छोड़ रहा था। हिना के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। जब उसने उसकी ब्यूटी बोन पर होंठ रखे तो वो पूरे शरीर से कांप उठी। धनंजय जान गया था कि वो जाग चुकी है, लेकिन इस वक्त उसके जज्बात बहुत हावी हो चुके थे और इसकी वजह खुद हिना थी, जिसने नींद में करीब आकर उसके सोए हुए जज्बातों को जगाया था और अब दूरी बनाना नामुमकिन था। वो उसकी सुहागन पत्नी थी, मासूम और हसीन, और धनंजय चौधरी जो बेहद मजबूत इरादों का मालिक था, जिसने आज तक अपनी मंगेतर को भी कभी नज़र उठाकर नहीं देखा था, क्योंकि वो शादी से पहले हक नहीं समझता था। आज वो अपनी पत्नी पर पूरा हक रखते हुए पीछे कैसे हट जाता। हिना की तेज होती सांसें धनंजय को और भी बेकाबू कर रही थीं। अपना कुर्ता उतारकर उसने एक तरफ फेंक दिया और अचानक से हिना के होंठों पर अपना पहला प्यार भरा हक जताया। उसके नरम और नाजुक होंठों की मुलायमी धनंजय की रगों में दीवानगी बनकर उतर गई और वो अपने होश खोता हुआ उस पर छाता चला गया। उसकी इस तीव्रता पर हिना ने हल्की सी कोशिश भी की, लेकिन धनंजय के जज्बातों के आगे कोई बांध बांधना अब नामुमकिन था। हिना ने भी थक हार कर खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। उसकी नाजुक कमर को अपने हाथों में कसता उसे बुरी तरह खुद में भींच गया। उसका ये समर्पण धनंजय चौधरी के दिल में ठंडी फुहार की तरह बरसा था। उसकी नाइट शर्ट के बटन खोलता उसकी नरम मुलायम मक्खन सी धड़कनों में अपना मुंह छुपा गया और जब अपने होठों और जीभ के जलवे उसकी धड़कनों पर बिखेरे तो हिना सिसक उठी थी। तकिए पर सर रखता हुआ उसे हर चीज़ से आज़ाद करता चला गया। मुझे डर तो नहीं, वो एक बार फिर घबराई। कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। धनंजय ने बहुत प्यार और नजाकत से उस मासूम लड़की को अपनी बाहों में समेटा। वो बहुत नाजुक थी। ये बात धनंजय को शादी की पहली रात ही महसूस हो गई, इसलिए बड़े धीरे धीरे और नरमी से उसकी दर्द भरी सिसकियों को अपने होठों में समेटता उसके वजूद में समाता चला गया। अगली सुबह हवेली में दादी जी ने आज स्पेशल ब्रेकफास्ट और पकवानों का इंतजाम करवाया था, क्योंकि आज उनके इकलौते लाडले पोते की शादी की पहली सुबह थी और वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। दादी जी, सब कुछ रेडी है, मैड ने आकर खबर दी। ठीक है, वेट करो, जब तक वो दोनों खुद नीचे नहीं आते कोई भी ऊपर जाकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, दादी जी ने अपने रौबीले अंदाज में कहा। वैष्णवी, जो पूरी रात जागी रही थी, सुबह सुबह नाश्ते की ये खास तैयारियां देखकर बाहर आई, लेकिन अभी तक उसे निराशा ही हाथ लगी थी। तभी आर्यवीर गलियारे से गुजरता हुआ नजर आया तो वो मुंह बनाकर दूसरी ओर मुड़ गई। अभी वो अपने बड़े मामा निरंजन चौधरी से मिलने उनके स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। वो अपने मामा की दिल से इज्जत करता था और वे भी उसे बहुत चाहते थे, बिल्कुल धनंजय की तरह। बेडरूम में सुबह जब हिना की आंख खुली तो उसने खुद को पेट के बल लेटे हुए पाया। जैसे ही होश आए तो उसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। वो धनंजय चौधरी के सीने पर लेटी हुई पूरी तरह उसकी बाहों की पकड़ में थी। धनंजय ने उसे बिल्कुल बच्चों की तरह खुद से लिपेटा हुआ था, किसी कीमती अमानत की तरह। हिना ने भारी सिर के साथ उठना चाहा, तभी धनंजय की आंखें भी हल्की सी खुलीं।
क्या हुआ माई शाइन? वो उसे अपनी बाहों में और भी करीब खींचते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के पास ले आया। वो चक्कर से आ रहे हैं। धनंजय जानता था वो नाजुक सी जान रात भर उसकी दीवानगी सहते सहते अधमरी हो चुकी थी। उसने पीछे होकर बेड के किनारों से टेक लगाई और हिना का सिर अपने सीने पर रखते हुए उसके सुनहरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। क्यों आ रहे हैं चक्कर? उसने बहुत धीमी और मीठी आवाज में पूछा। हिना ने जरा सा सिर उठाकर उसकी ओर हल्की सी शिकायत भरी नजरों से देखा। उसके इस तरह देखने पर धनंजय चौधरी ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ उसकी नाक की टिप पर रख दिए। यू आर जस्ट माइन माई शाइन। तो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत तारा हो जिसने मेरी जिंदगी को रोशनी से भर दिया है। वो उसे अपने सीने में कसकर भींच गया। हिना को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। वो इस सख्त इंसान के अचानक बदलते प्यारे अंदाज पर हैरान हो रही थी। चलो उठो शाइन, जल्दी से शावर ले लो, वरना मेरा मूड दोबारा से बन गया ना तो फिर तुम रोने लगोगी। वो उसके माथे पर होंठ रखते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम के डोर तक ले आया। हिना तो पूरी तरह बौखला गई। उसे बाथरूम के दरवाजे पर छोड़कर वो खुद चुपचाप वापस पलट गया। जानता था अगर और तंग किया तो ये बेहोशी हो जाएगी। और हिना इतनी जल्दी जान छूटने पर मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी, जबकि मासूम सी हिना ये नहीं जानती थी कि धनंजय चौधरी ने उसकी नज़ाकत का लिहाज करते हुए अपनी शिद्दतों का 1% भी उस पर निशावर नहीं किया था। और जिस दिन वो पूरी तरह घटा बनकर उस पर छाएगा, अपनी दीवानगी और शिद्दत उस पर लुटाएगा, उस दिन वो बेचारी क्या करेगी? जिस तरह रात को धनंजय धीरे धीरे उसके करीब हुआ था, उसका मन ही कहाँ भरा था। वो तो अपनी बीवी पर अपनी सारी शिद्दतें उंडेल देना चाहता था, लेकिन जानता था सह नहीं पाएगी, इसीलिए खुद को कंट्रोल कर रहा था। नीचे हॉल में उन दोनों को सीढ़ियों उतरकर नीचे आता देख वैष्णवी ने एक ठंडी आह भरी। हिना के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान थी और उसका निखरा निखरा रूप जिस पर धनंजय चौधरी की भारी शॉल लिपटी हुई थी बीती रात का हर राज खुद ब खुद बयां कर रहा था। दूसरी तरफ धनंजय चौधरी की आंखों में पूरा हक और अपनापन लिए नजरें सिर्फ और सिर्फ हिना पर टिकी हुई थीं। हिना धीरे धीरे सहमी सहमी सी एक एक कदम चलती हुई डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। प्रणाम दादी जी। आगे बढ़कर उसने दादी जी का आशीर्वाद लिया तो उन्होंने बेख्तियार अपनी मनमोहनी बहू का माथा चूम लिया। वे अपने पोते के चेहरे पर खिली खुशी और हिना का ये शर्माया शर्माया अंदाज देखकर अच्छी तरह समझ गई थीं कि दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपना लिया है। धनंजय ने भी आगे बढ़कर दादी जी के हाथ चूमे और आशीर्वाद समेटा। तभी उसकी मम्मी और पापा भी वहाँ पर आ पहुँचे। हिना ने उन्हें भी प्रणाम किया तो उन्होंने बेहद खुश दिली और प्यार से जवाब दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया। आर्यबीन ने भी भाभी की हैसियत से अपनी नज़रें झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सब लोग हिना से इतनी इज्जत, सम्मान और प्यार से पेश आ रहे थे कि वो खुद हैरान रह गई। इतनी इज्जत, इतना प्यार उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर नाश्ते पर पकवानों का इतना बड़ा इंतजाम देखकर उसकी आंखें एक पल के लिए भर आईं। माई शाइन, नाश्ता करो, धनंजय ने बहुत धीमे से कहते हुए टेबल के नीचे उसका हाथ दबाया तो हिना का दिल उछलकर हलक में आ गया। ये इंसान तो किसी का लिहाज ही नहीं करता था। हिना ने मुंह फेर कर एक नज़र उसकी तरफ देखा जो सिर्फ उसी को निहार रहा था। धनंजय ने अपनी भौहें उचकाकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? तो हिना ने तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं। धनंजय के चेहरे और ख़ास तौर पर उसकी गहरी भूरी आंखों में देखने की हिम्मत वो अपने अंदर पैदा ही नहीं कर पा रही थी। रात को वो कितनी ही बेशर्म हरकतें उसके साथ कर गया था, जिन्हें याद करते हुए वो शर्म से पानी पानी हो रही थी, इसलिए उसकी ओर देखने से बच रही थी। और उसका शर्म से लाल होता चेहरा देखकर धनंजय अंदर ही अंदर मजे लेते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। नाश्ते के बाद निरंजन चौधरी जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर वैष्णवी के सिर पर जैसे कोई बम फटा हो। उन्होंने आज रात धनंजय और हिना के रिसेप्शन के साथ साथ आर्यवीर और वैष्णवी की शादी का भी ऐलान कर दिया था। वैष्णवी के चेहरे की रंगत एक पल में ही पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग उसके साथ इतना बड़ा जुल्म करेंगे। उसका दिल चाहा कि वो विरोध करे, रोए, चीखे चिल्लाए, लेकिन किसके सामने? इस हवेली में एक बार जो फैसला बड़े कर देते थे वो फिर कभी नहीं बदलता था। निरंजन जी ने उसे धनंजय के नसीब से हटाकर आर्यवीर के नसीब में लिखवा दिया था। वैष्णवी को आज पहली बार ये लोग बहुत बुरे लगे थे, जबकि वो बेचारी ये नहीं समझ पा रही थी कि ये सब तो नसीब का खेल है और जोड़ियां तो ऊपर आसमान में बनती हैं। शाम को रिसेप्शन की रौनक, रिसेप्शन का फंक्शन बेहद धूमधाम
और शाही अंदाज से मनाया जा रहा था। पूरे इलाके को दुल्हन की तरह रोशनी और जगमगाती बत्तियों से सजा दिया गया था। आतिशबाजी आतिशबाजी और पटाखे फोड़ना तो इस परिवार की खुशियों में आम बात थी। हर कोई धनंजय चौधरी की शादी के लिए दिल से दुआएं दे रहा था और हिना ये सब देखकर हैरान थी। जिस इंसान की दहशत और खौफ की कहानियां उसने सुन रखी थी, जिससे लोग डरते थे और कांपते थे, आज वही लोग उसे इतनी दुआएं क्यों दे रहे थे। हर एक की जुबान पर धनंजय के लिए दुआ और आंखों में बेहद बेइंतहा इज्जत और प्यार था। हिना जब कोने में अपने माँ के बालों से मिली तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके पापा ने उसका सिर सहलाते हुए धीरे से कहा, बेटा, अभी तुम्हें अपने पापा का ये फैसला शायद गलत लग रहा होगा, लेकिन वक्त आने पर तुम खुद कहोगी कि पापा ने आपके लिए धनंजय चौधरी को चुनकर बहुत अच्छा फैसला किया है। भाई एक ऐसा इंसान है जिसके नाम के साथ आपका नाम जुड़कर इस कदर महफूज हो गया है कि कोई आपके चरित्र पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। माँ की बातें सुनते हुए हिना तकलीफ से उन्हें देखने लगी। क्या मेरे चरित्र की गवाही के लिए मेरे बाप का नाम और आप लोगों का मेरे लिए विश्वास काफ़ी नहीं था? नहीं। उनके इस एक शब्द के जवाब पर हिना उन्हें हैरानी से देखने लगी, क्योंकि बाप इज्जत की खातिर जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। वे रखवाले होते हैं, लेकिन किसी मोड़ पर वे डगमगा भी सकते हैं। उनके कंधे बेटी के नाम पर उठ सकते हैं तो झुक भी सकते हैं, और हर बाप के साथ यही होता है। कहीं ना कहीं वो हार मान जाता है, कभी वक्त के हाथों मजबूर होकर तो कभी दिल के हाथों। पर एक पति चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, एक बार वो आपके साथ खड़ा हो गया तो कोई भी आंधी तूफान आ जाए वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और धनंजय चौधरी उन्हीं में से एक है। जिस पल तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा, अब कोई भी गलत बात करते हुए सहम जाएगा, क्योंकि उसके गुस्से और दबदबे से सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम पर भरोसा करेगा, अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे साथ जोड़ेगा भी और आगे भी बढ़ाएगा। उसकी माँ ने बेहद प्यार और तसल्ली से समझाया तो हिना ने खामोशी से सिर झुका लिया। धनंजय चौधरी का रौब और रुतबा देखकर वो भी इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गई थी। बाप के घर में उसका दर्जा अलग था, लेकिन जैसे ही वो धनंजय चौधरी के नाम से जुड़ी, उसके रुतबे में रातों रात बदलाव आ गया था। उसे इतना मान सम्मान दिया गया था कि वो एक ही दिन में दंग रह गई थी। वैष्णवी का खून के आंसू रो रहा था, लेकिन उसने शादी के वक्त एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोला, और जैसा जैसा पंडित जी कहते गए वो करती चली गई। इस हवेली की लड़कियों को अपनी मर्जी से बोलने की इजाज़त कहाँ थी? सारे फैसले तो यहाँ के मर्द ही करते आए थे। फिर वो तो इस हवेली की बेटी भी नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर इन लोगों का एहसान था जो उसे इस हवेली में पनाह दी, उसके खर्च उठाए, उसके सारे शौक पूरे किए, वरना वो भी किसी अनाथ आश्रम में ज़िंदगी गुजार रही होती। शादी संपन्न होते ही बधाइयों का शोर गूंज उठा। सबने आर्यवीर को बधाई दी और दादी जी ने वैष्णवी को गले से लगा लिया। भगवान तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटा। उन्होंने दिल से वैष्णवी को आशीर्वाद दिया, जो बाकी बहुत सब्र वाली बच्ची थी। लेकिन वैष्णवी का दिल बुरी तरह से टूट गया था। कोई इतना भी कठोर कैसे हो सकता था? कल ही तो उससे उसका मंगेतर छीना गया था और आज उसे किसी और के नाम कर दिया गया। वैष्णवी को शिद्दत से आज अपने माँ बाप की याद आई। अगर आज वो जिंदा होते तो यकीनन उससे भी पूछा जाता, और अगर ना भी पूछा जाता तो इस कदर जल्दबाजी में उसकी शादी तो ना करते। फंक्शन ख़त्म होते ही वैष्णवी को आर्यवीर के कमरे में पहुंचाकर उसकी विदाई की रस्म पूरी कर दी गई। उधर हवेली के एक गुप्त कमरे में आर्यवीर और धनंजय चौधरी सिर जोड़े बैठे हुए थे। इस वक्त वे एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले पर चर्चा कर रहे थे। आर्यवीर, ध्यान रहे, ये केमिकल बहुत ख़तरनाक है। इसका एक कतरा भी अगर हमारे शरीर में चला गया तो हम अपने होशो हवास पूरी तरह खो देंगे। लेकिन ये हमारे इलाके में सप्लाई हो चुका है। हमें इसे रोकना भी है और इसे लाने वाले के खिलाफ एक्शन भी लेना है, पर बहुत सावधानी और राजदारी से। इस केमिकल की आप फिक्र मत कीजिए धनंजय भैया, मैं इसे संभाल कर रखूँगा और पूरे ध्यान से इस पर एक्सपेरिमेंट भी करूँगा। आप एकदम बेफिक्र रहिए। आर्यवीर ने धनंजय को तसल्ली दी। आर्यवीर एक बेहद काबिल साइंटिस्ट था और सब उसे धनंजय का दायां हाथ कहते थे। आम लोगों की नज़र में वो बस एक कम पढ़ा लिखा इंसान था, जिसका काम सिर्फ धनंजय के आदमियों के साथ रहना और वैष्णवी की नज़र में आवारागर्दी करना था। पर असलियत से हर कोई अनजान था। वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और ये काम बेहद सीक्रेट तरीके से करता था। इसकी और कितनी मात्रा है तुम्हारे पास? धनंजय ने अपनी जगह से उठते हुए पूछा।
बस यही एक शीशी है भैया। हाँ, एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने इसे टेस्ट किया है। पानी की बोतल में सिर्फ एक बूंद डाली है। इसका असर कितनी देर तक रहता है ये चेक करना है। खैर, कल तक सब क्लियर हो जाएगा, आर्यवीर ने यकीन के साथ कहा। ध्यान रखना, और हाँ, कल एक और ज़रूरी काम भी करना है। मुझे शहर जाना है। शहर? लेकिन क्यों? आर्यवीर हैरान हुआ। हिना के कॉलेज। धनंजय की बात सुनते ही आर्यवीर सब समझ गया। वो धनंजय चौधरी था। जब तक पूरी सच्चाई जान नहीं लेता और गुनहगार को उसकी सज़ा नहीं दे देता था, वो चैन से बैठने वालों में से हरगिज भी नहीं था। बात ख़त्म करके जब आर्यवीर अपने कमरे में आया तो उसे याद आया कि आज तो उसकी शादी थी। वैष्णवी से उसका विवाह हुआ था और वो उसी के कमरे में उसका इंतजार कर रही होगी। वो तेजी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर जाते ही जो नज़ारा उसने देखा वो सन्न रह गया। जिस बात का डर था वो हो चुका था। काफ़ी देर से वैष्णवी कमरे में आर्यवीर का इंतजार कर रही थी, पर उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। उसका गला प्यास से सूखने लगा। उसने साइड टेबल पर जग और गिलास ढूंढा, पर उसे कुछ नहीं मिला, तो वो उठकर खड़ी हुई। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के पास पड़ी एक पानी की बोतल पर जाकर टिक गई। उसे इतनी तेज प्यास लगी थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे पानी की बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और सीधे मुंह से लगा लिया। उसने एक ही सांस में बहुत सारा पानी पी लिया। उसके अंदर इतनी घबराहट और जलन थी कि जैसे कलेजे में ठंड ही नहीं पड़ रही थी। उसने बोतल एक तरफ रखी और मुड़ी ही थी कि अगले ही पल सिर में उठते भयानक चक्कर की वजह से उसने अपना माथा थाम लिया। आह! उसके दिमाग में एक तेज दर्द की कसक उठी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर दोनों हाथ टिकाकर गहरी गहरी सांसें लेना शुरू किया। एक ही पल में उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गईं और उसके खून में जैसे चिंगारियां सी फूटने लगीं। उसने घबराकर अपना भारी दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू होकर दौड़ने लगी थीं। उसने अपने सारे गहने एक एक करके उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर पटक दिए, लेकिन उसके दिमाग की टीसें कम नहीं हो रही थीं। आह! वो एकदम से चीख उठी और हाथ मारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा सारा सामान जमीन पर पटक दिया। उसे हर तरफ दो दो चीज़ें दिखाई दे रही थीं। उसका दिमाग सुन पड़ने लगा था और शरीर में ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ रहा था। उसका मन कर रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। वो अपने भारी लहंगे को खींचती हुई उसे अपने शरीर से नोचकर फेंक देना चाहती थी। उसके पूरे जिस्म पर अचानक पसीना छलक आया। देखते ही देखते वो पसीने में तरबतर होकर चीखी और अपने ब्लाउज की जिप खोलकर उसे उतारकर दूर फेंक दिया। उसका बेदाग शरीर इस वक्त पसीने में नहाया हुआ था। वो 2 कदम आगे बढ़ी, पर सिर चकराने से सीधे ठंडे फर्श पर जा गिरी। ठंडे मार्बल्स की टाइल पर गिरते ही जैसे उसके सुलगते हुए बदन को थोड़ी राहत मिली। वो करवट लेकर दूसरी तरफ मुड़ी कि ठीक उसी पल आर्यवीर कमरे में दाखिल हुआ था। वैष्णवी को इस हालत में ठंडे फर्श पर बदहवास लेटा देख आर्यवीर की धड़कनें मानो रुक सी गईं। वो बदहवास होकर उसकी ओर भागा। वैष्णवी, वैष्णवी, होश में आओ। वो उसका चेहरा थपथपाते हुए बेचैनी से उसे उठाने लगा, लेकिन वैष्णवी अपने पूरे होशो हवास खो चुकी थी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर आर्यवीर ने अपनी आंखें सख्ती से बंद की और उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटाया। कमरे का बिखरा हुआ सामान देखकर उसके होंठ आपस में भिज गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वैष्णवी की यह हालत क्यों हुई है। तभी अचानक उसकी नज़र उस बोतल पर जा टिकी जो आधी खाली थी। क्या? वैष्णवी ने वो पानी पी लिया? ओ माय गॉड वैष्णवी, ये क्या कर दिया तुमने? आर्यवीर ने तुरंत अपनी जेब से उस खतरनाक केमिकल की शीशी निकाली, उसे जल्दी से सेफ्टी लॉक में रखा और पलटकर दोबारा से वैष्णवी की तरफ आया, जो बिस्तर पर तड़पते हुए बेचैनी से करवटें बदल रही थी और बेचैनी में अपनी गर्दन को बुरी तरह मसल रही थी। यकीनन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था और जब तक वो नीचे नहीं आता वो पूरी तरह होश में आने वाली नहीं थी। इस वक्त तो वो सिर्फ लहंगे और एक छोटी सी वाइट ब्रा में थी। शायद वो भारी लहंगा भी उसे बुरी तरह बेचैन कर रहा था, इसीलिए वो बेचैनी में अपने लहंगे से उलझ रही थी। उसकी दिलकश खूबसूरती देखकर आर्यवीर खुद पर मुश्किल से काबू किए हुए था, पर वो और भी बेबाक होती जा रही थी। आर्यवीर तुरंत उसकी ओर बढ़ा और उसे बेड के किराउन से टेक लगाते हुए उसका चेहरा धीरे धीरे थपथपाने लगा। वैष्णवी ने उसके हाथों की छुअन महसूस करते ही उसके हाथ उठाकर अपने तड़पते दिल पर रख दिए। यहाँ यहाँ अजीब सी घबराहट। वैष्णवी के होठों से टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे, लेकिन उसके नरम धड़कनों पर हाथ रखते ही आर्यवीर का अपना दिल भी 120 की स्पीड से दौड़ने लगा था।
गहरी गहरी सांसें भरती वैष्णवी इस वक्त जाने अनजाने आर्यवीर को भी बहका रही थी। न चाहते हुए भी आर्यवीर ने अपना हाथ तुरंत पीछे खींचा। आर्यवीर ने खुद पर पूरा कंट्रोल किया, उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधे बाथरूम की ओर बढ़ा। उसने ठंडे पानी का शॉवर ऑन करके वैष्णवी को उसके नीचे खड़ा कर दिया। एक पल को कांपती हुई वो वहां से हटने लगी, लेकिन आर्यवीर ने उसके भागने का रास्ता बंद कर दिया और उसे ठंडे पानी से भिगोने लगा। खुद भी गीला होता हुआ वो एकटक उसे देखता रह गया, जो ठंडे पानी में भीगती हुई इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी नरम नाजुक धड़कनों को छूने के लिए आर्यवीर का दिल बेचैन हो उठा था। उसकी गर्दन पर पानी की बूंदें बारिश की तरह गिरती हुई आर्यवीर को बेकरार करने लगी थीं। वैष्णवी के शरीर में कपकपी छूटते देख उसने ठंडे पानी का शावर बंद कर दिया और अब हल्के गुनगुने पानी का शावर ऑन कर दिया। वो दीवार से टेक लगाए उसी के सहारे खड़ी थी। गहरी सांसें भरती हुई अपनी आंखें आधी मूंद चुकी थी। आर्यवीर ने अपनी गीली शर्ट उतारकर दूर फेंकी। उसके मजबूत कटावदार मसल्स उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। वैष्णवी का एक हाथ उसके मसल्स पर था तो दूसरा उसके चौड़े सीने पर। एक पल को दोनों की निगाहें मिली। आर्यवीर ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया तो वो लरजते हुए उसके सीने में ही समा गई। अभी तो बहुत आसानी से सीने में सिमट रही हो, जब होश आएंगे तो सबसे पहला इल्जाम मुझ पर ही लगाओगी। आर्यवीर ने शॉवर का नल बंद करते हुए मन ही मन बुदबुदाया और 1 मिनट से भी कम समय में उसने झटके से उसे भारी लहंगे से आज़ाद किया, बाथरोब पहनाया और बाहर ले आया। उसने इतनी तेजी में ये सब किया था कि उसके हाथ एक पल को कांप उठे थे, पर उसने अपने जज्बातों पर बांधते हुए उसे बिस्तर पर लेटा दिया। वो अब हल्की बेहोशी की हालत में आर्यवीर को अपनी ओर खींच रही थी। आर्यवीर ने पीछे हटते हुए उसे अच्छी तरह रजाई उड़ाई और खुद चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया। क्या हुआ, इतनी गुमसुम क्यों हो गई हो मेरी बात पर? सुबह के हल्के उजाले में भगवान की आरती और मॉर्निंग वॉक के बाद जब धनंजय कमरे में दाखिल हुआ तो हीना भगवान की आरती के बाद गीता का पाठ कर रही थी। उन्हें इस तरह ध्यान से गीता का पाठ करते देख एक लम्हे के लिए धनंजय के सख्त चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। रात को हीना को हल्का बुखार आ गया था, जिसकी वजह से वो मेडिसिन लेकर जल्दी सो गई थी। हीना जैसे ही फ्री हुई, धनंजय खुद चलकर उसके पास आया और उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करने लगा। अब कैसी तबीयत है? उसके सवाल पर हीना कुछ पल गुमसुम सी होकर उसे देखती रही। धनंजय ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आप बहुत अलग हैं धनंजय। वो अपने दिल की बात जुबान पर ले आई थी। अच्छा, वो कैसे? उसे साथ लिए वो बालकनी में आ गया। उसे सुबह की ताज़ा हवा बहुत पसंद थी। सब कहते हैं कि धनंजय चौधरी एक जालिम इंसान है, उससे खौफ भी पनाह मांगता है। लेकिन लेकिन आप वैसे नहीं हैं, सब लोग गलत कहते हैं। हिना ने उसका हाथ थामते हुए कहा। एक पल के लिए धनंजय चौधरी खामोशी से उसे देखता रहा। सब लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं हिना, मैं वाकई एक जालिम इंसान हूँ, लेकिन सिर्फ जालिमों के लिए। कहर ढाता हूँ उन पर जो मासूमों पर जुल्म करते हैं। लेकिन तुम्हें मैं क्यों जालिम लगने लगा? या तुम्हारे सामने अपना वो रूप क्यों लेकर आऊँ जिससे दुनिया पनाह मांगती है? तुम मेरी मासूम सी पत्नी हो माई शाइन, और वो भी इतनी छोटी सी, वैसे ही जाती नहीं है। धनंजय ने कहते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगाया और अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर टिका दी। कैसी जाती? हिना ने उसके स्पर्श से धड़कते दिल के साथ गर्दन मोड़कर उसकी ओर देखने की कोशिश करते हुए पूछा। धनंजय ने उसके गुलाबी गाल पर अपने होंठ रखे। 30 साल के बाद दुल्हन मिली और वो भी इतनी छोटी सी, जो मेरी एक रात की दीवानगी और शिद्दत से ही बेहाल हो गई और बुखार चढ़ाकर बैठ गई। धनंजय की इस अर्थपूर्ण बात पर हिना के चेहरे पर शर्म और हया की लाली फैल गई। ऐसी बात नहीं है, वो तो कल थकावट की वजह से बुखार। हिना ने सिर झुकाकर सफाई देनी चाहिए। धनंजय ने उसका रुख पूरी तरह अपनी ओर मोड़ा। मतलब मेरी ही छोटी सी मासूम शायन मेरी दीवानगी और शिद्दत को सह सकती है? धनंजय चौधरी ने उसके प्यारे से चेहरे को अपनी हथेलियों के प्याले में भरते हुए उसके होठों को अपने होठों से हल्का सा छुआ और मुस्कुराकर कहा। हिना कांपती हुई नजरों से उसे देखने लगी। वैसे मेरी दीवानगी का तो अभी तुमने एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। आज रात पूरी तरह तुम पर बरसने वाला हूँ, तैयार रहना। धनंजय ने उसे एक आंख मारते हुए चुटकी ली और उसका हाथ थामकर उसे वापस कमरे के अंदर ले आया। धनंजय चौधरी ने हिना के कॉलेज की उस लड़की शिखा का एड्रेस निकलवाया और सीधे उसके घर तक पहुंच गया। वहां से उस मुख्य आरोपी लड़के तक पहुंचना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था।
धनंजय के हाथ से 2 जोरदार थप्पड़ खाते ही वो लड़का डर के मारे थर-थर कांपने लगा और फर-फर करके सब सच उगलने लगा। धनंजय ने उसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग बयान दर्ज करवाकर उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। उसका मेन मोबाइल तो जब्त हो ही चुका था, उसके पास 2 और सीक्रेट मोबाइल भी मिले, जिनमें ऐसी ही कई लड़कियों के संवेदनशील वीडियो और डेटा मौजूद था। एक लैपटॉप भी बरामद हुआ जिसमें उनकी पूरी ब्लैकमेलिंग गैंग का बायोडेटा मौजूद था। यार धनंजय, ये तो बहुत बड़ा गैंग है यार। इस एक मामले की वजह से हम इतने बड़े रैकेट तक पहुंच गए। इन्होंने न जाने कितनी बेगुनाह लड़कियों को ब्लैकमेल किया होगा। इंस्पेक्टर राज ने अपना सिर थामते हुए आगे कहा, इनकी बनाई ये वीडियोस देखो और ये तस्वीरें। न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां और घर बर्बाद किए होंगे इन्होंने। ओ गॉड, इस लड़की की तस्वीर देख रहे हो? पिछले महीने ही इसकी डेथ हुई थी। बेचारी ने ब्लैकमेल होकर खुदकुशी कर ली थी। इंस्पेक्टर राज ने गहरी सांस भरते हुए बताया। राज, इनमें से एक भी गुनहगार छूटना नहीं चाहिए। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए इन सबको। धनंजय चौधरी ने बेहद कड़े और सख्त लहजे में कहा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं खुद इस केस को देखूंगा। इंस्पेक्टर राज ने पूरे यकीन के साथ आश्वासन दिया। क्या किया तुमने रात को मेरे साथ? बोलिए। सुबह जैसे ही वैष्णवी की आंख खुली, अपने हुलिये को देखा तो गुस्से के मारे भड़क उठी। उसने रोते हुए पास सोए हुए आर्यवीर की पीठ पर अपने छोटे छोटे घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। आर्यवीर, जो कुछ ही देर पहले सोया था, अपनी पीठ पर मासूम घूंसे खाते ही झटके से सीधा हुआ और उसकी ओर मुड़ा। वैष्णवी रोते हुए अब उसके चौड़े सीने पर घूंसे मार रही थी। क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? इस तरह कौन जगाता है भला? आर्यवीर का दिमाग एक पल में घूम गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो रोते बिलखते हुए बोली। आर्यवीर ने गुस्से से एक सख्त नज़र उस पर डाली और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अगर मैं इतना ही नियत का कच्चा होता ना वैष्णवी, तो रात को तुम्हारी बेसुधी का पूरा पूरा फायदा उठा सकता था और तुम्हारे सारे होश ठिकाने लगा देता। रात को तुमने जो हरकतें की थी ना, उसके बाद मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया था ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर किया होता ना तो तुम्हारा शरीर इतना साफ ना होता। उस पर मेरी शिद्दतों के निशान साफ दिखाई दे रहे होते। हालांकि एक बार मेरा मन बेईमान जरूर हुआ था तुम्हारी दोनों धड़कनों के बीच बने तिल को और तुम्हारी नाभि के नीचे मौजूद तिल को छूने के लिए, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें जरा सा भी छूना गुनाह समझता हूँ, समझी? झटके से उसे पीछे छोड़ते हुए वो उठा, अपने बालों में हाथ फेरा और मोबाइल पर धनंजय की मिस कॉल्स देखता सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वैष्णवी को पल भर में खुद पर बेहद अफसोस हुआ। वाकई बेशक वो बाथरूम में सोई हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर कहीं भी कोई गलत निशान मौजूद नहीं था, वरना जिस तरह आर्यवीर उसकी प्यार में जुनूनी था, वो इस तरह सुरक्षित न होती। लेकिन अगर उसने मेरी इतनी पर्सनल जगह के तिल देखे हैं, बेशर्म इंसान, आंखें बंद करके भी तो सब कुछ कर सकता था ना। वो शर्म से लाल होती हुई ड्रेसिंग रूम से चेंज करके जब बाहर निकली तो आर्यवीर को कहीं जाने के लिए तैयार होते देख चौंक गई। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा था वो? आर्यवीर, उसने बहुत धीमे से पुकारा, पर आर्यवीर ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए खुद पर परफ्यूम छिड़कना जारी रखा। आर्यवीर, सुनो ना प्लीज़। न जाने क्यों आज वैष्णवी को आर्यवीर का कद और उसका वजूद खुद से बहुत बड़ा लगने लगा था। उसे रात के कुछ धुंधले लम्हे याद आ रहे थे, लेकिन वो खुद अपने होशो हवास कैसे खो बैठी थी, ये बात वो अब तक समझ नहीं पाई थी। आर्यवीर, मेरी बात सुने बिना तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकते। वो उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। अब भी कुछ कहने की हसरत बाकी रह गई है क्या? उसने माथे पर बल डालते हुए पूछा। वैष्णवी ने आगे बढ़कर अपने बाहुपाश में उसकी गर्दन को भर लिया। आई एम सॉरी। आंखों में आंसू लिए वो बस इतना ही कह पाई। आर्यवीर, जिसका दिल तो पहले से ही उसके लिए मोम बना हुआ था, उसके इस तरह गले लगाने पर अब पूरी तरह अपने जब्त की हदें तोड़ बैठा। मेरी गलती है, मैंने तुम पर शक किया, वैष्णवी ने रोते हुए कहा। वैष्णवी, अगर हमारे बीच रात को सच में सब कुछ हो जाता तो क्या तब भी तुम्हारा यही रिएक्शन होता? आर्यवीर ने उसे खुद से थोड़ा पीछे करते हुए बेहद संजीदगी से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ अब तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर और तुम जो चाहो कर सकते हो। वैष्णवी ने शर्म से सिर झुकाते हुए धीमे से कहा। और तुम्हें लगा कि रात को मैंने तुम्हारी बेसुधी का फायदा उठाकर अपना हक ले लिया? आर्यवीर ने सर झटकते हुए कहा। और तभी वैष्णवी ने खुद आगे बढ़कर आर्यवीर के होंठों पर अपने नरम और नाजुक होंठ रख दिए। आर्यवीर एक पल के लिए वहीं ठिठक गया,
तुम्हारा हक है मुझ पर, मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। वो उसके सीने से माथा टिकाए हुए बेहद शर्मिंदा होकर बोली। आर्यबीन ने एक ही लम्हे में उसके होठों पर अपना पूरा हक जमा लिया और उसे बाहों में उठाकर सीधे बिस्तर पर ले आया। अपनी शर्ट उतारकर उसने दूर फेंक दी। आर्यवीर, वो धीरे से डरते हुए फुसफुसाई, माना कि शरीफ हूँ, लेकिन इतना भी नहीं। खुद पर कंट्रोल तब तक किया था जब तक तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। उसके साड़ी के पल्लू को हटाते हुए वो उसे बेहद नशीली नज़रों से देखकर बोला। वैष्णवी की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। अब जब खुद मेरे करीब आई हो तो खुद पर कंट्रोल करना तो जुल्म होगा ना। वो उसके होठों से लिपटी दीवानगी में डूबता चला गया। अमानत हो मेरी, मेरी जान की अमानत, मेरी जान। वो जरा सा वो जरा सा ऊपर उठकर उसके कान की लौ को चूमते हुए बिन पिए ही बह गया था। वैष्णवी ने भी दिल से आर्यवीर को अपना मानते हुए अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया। आप सच कह रहे हैं, मैं कॉलेज जाऊंगी। हिना का खुशी के मारे बुरा हाल था। बिल्कुल जाऊंगी मेरी मासूम दुल्हन माई शाइन। धनंजय ने उसके माथे पर होंठ रखते हुए बेइंतहा मोहब्बत से कहा। मैं डॉक्टर भी बनूंगी ना? धनंजय ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। थैंक यू सो मच। लेकिन अगले साल तक तो बच्चा हो जाएगा, ऐसा दादी जी बोल रही थी। फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? नहीं होगा जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाती। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। वो धनंजय चौधरी के चौड़े सीने से सिमटती हुई दिल से बेहद खुश हो गई थी। धनंजय चौधरी ने एक गहरी सांस भरी। कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन उन्हें सही वक्त पर लेना बहुत जरूरी होता है। गांव में उस खतरनाक केमिकल को सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी भी पकड़ा जा चुका था और सारा जब्त किया गया केमिकल साइंटिस्ट आर्यवीर ने अपनी सेफ कस्टडी में ले लिया था। हवेली में अब सबकी जिंदगी बेहद सुकून और प्यार से एक सही पटरी पर चल पड़ी थी। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, पर जो अपनों के प्यार और भरोसे के साथ उनका मुकाबला करता है वही असली जीत का जश्न मनाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।